हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में वैदिक सिविलाइजेशन के ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि लेटर वैदिक काल है, जिसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन के दो पार्ट थे। एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य सभी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल को जानने के जो स्रोत हैं वो क्या माने जाते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांश, वेदांश यानी वेदांगो, इन सब की रचना हुई थी और इन सभी के माध्यम से हम उत्तर वैदिक काल को जान पाते हैं। इस काल में जो बर्तन मिले थे हमें, वो उन बर्तनों को क्या बोला जाता है? धूसर मृदभांड, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड, प्रिंटेड ग्रेववेयर जिसको बोलते हैं, वो बोला जाता है और वो इस काल की विशिष्टता थी। इस तरह के मृदभांड जो हैं वो उत्तर वैदिक काल की विशिष्टता मानी जाती है। यहाँ के निवासी प्रिंटेड चित्रित मृदभांड, जो भूरे रंग के कटोरे और थालियाँ मिट्टी के बने होते थे, उसका प्रयोग करते थे। इस काल में लोहे के प्रयोग ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति पैदा कर दी। कैसे? क्योंकि इस काल के लोग जो हैं लोहे से अतिरिक्त परिचित थे और लोहे की वजह से ही कृषि जीविका का प्रमुख साधन बन गया था। इनका जीवन स्थायित्व हो गया था। ये लोग पशुपालन करने लग गए थे, खेती करने लग गए थे और अलग अलग चीज़ों की फसलें उगाने लग गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आर्यों का प्रसार जो था वो गंगा नदी के पूर्व की ओर मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार क्षेत्र जो है वो अधिक इसलिए हो गया था क्योंकि वो लोग लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। और ये जो सभ्यता थी उत्तर वैदिक कालीन, उसका मुख्य केंद्र क्या था? मगध था, जो कहाँ से कहाँ तक था? सरस्वती से लेकर के गंगा के दोआब तक फैला हुआ था। और शतपथ ब्राह्मण में विदेव मानव कला का उल्लेख मिलता है, जो आर्यों के गंगा नदी के पूर्व की ओर तक विस्तृत था। नेक्स्ट आता है इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे इनकी जो स्थिति थी पूर्व में, वो उसके शासक का नाम क्या था? साम्राज्य, और उसका प्रधान कौन था? सम्राट। पूर्व की तरफ जो साम्राज्य था उसका शासन का प्रधान कौन था? सम्राट था। उसी तरह से मध्य में राज्य था जिसका शासन का प्रधान कौन होता था? राजा होता था। और पश्चिम में स्वराज था और शासन का प्रधान कौन था? स्वराट थे। उत्तर में वैराज थे और शासन का प्रधान कौन था? विराट थे। दक्षिण में भोज्य और शासन का प्रधान कौन था? भोज था। उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक थी व्यवस्था वो कैसी थी? पूर्णतः राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, इस काल में जो है राजनीति मुख्यतः मुखिया और धनी लोगों के हाथों में हुआ करती थी और राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ गया था, उसके अधिकारों का विस्तार हो गया था और उनको नए नामों से जाना जाने लगा था। मतलब जो राजा थे वो अलग अलग उपाधियां ग्रहण करने लगे थे, जैसे सम्राट, एकराट और अधिराज। इन
इन सभी नामों से उनको जानने लगा था। दूसरा आता है राजा का जो पद था वो कैसा हो गया था, उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया था। और राष्ट्र का प्रयोग सर्वप्रथम राज्य के लिए उत्तर वैदिक काल में किया गया था। इसकी विशेषता थी इस काल की कि राजा के पद को काफ़ी पावरफुल बना दिया गया था, ठीक है, और जाति व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी कठोर रूप से थी। उत्तर वैदिक काल में जो संस्थाएं थी उसमें सभा और समिति तो थी, लेकिन विदत जो थी वो पूर्णतः लुप्त हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में तीनों थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सिर्फ 2 ही संस्थाएं अस्तित्व में थी, सभा और समिति। विदत विलुप्त हो चुकी थी पूर्णतः। और उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। और वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कौन थी, जन थी। उसका स्थान किसने, जनपद ने ले लिया था, क्योंकि 2 राज्य मिलकर, भरत और कुरु मिलकर के क्या बन गए थे, इन लोगों ने बड़ा साम्राज्य बनाया था। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद में राज्य के जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, रत्निन कहा जाता था। ये राजा की सहायता करते थे शासन चलाने में। और इनकी संख्या कितनी बताई जाती है, रत्नियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। और इनमें राजा के अलग अलग विभागों के अध्यक्ष, उनके मंत्री, ये सारे दरबारी लोग आते थे इन सूचियों में। और उत्तर वैदिक काल में कुछ पर्वतों के बारे में भी उल्लेख मिला है जो कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में थे। कौन कौन से, त्रिकुकद, कैज्य और मैनाम, ये 3 पर्वत उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित थे। नेक्स्ट आता है इनके कौन से सेनानी थे और उनका कार्य क्या था। जैसे राजा के सारथी को क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। भागंदुक कर संग्रहकर्ता होता था। और संग्रता कोषाध्यक्ष हुआ करता था। अक्षयवा पासे के खेल में राजा का सहयोगी हुआ करता था। गोविका कर्तन कौन हुआ करता था, जंगल विभाग का प्रधान। पलागल किसको कहते थे, विदूषक को कहा जाता था। और मुख्य महारानी को महिषी कहा गया था और युवराज को राजकुमार कहा जाता था। ये रत्नियों की श्रेणियां हैं जो उत्तर वैदिक काल के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। फिर आता है इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है वो 4 भागों में विभक्त थी। उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता समाज में अलग से स्थापित कर ली थी। और जो क्षत्रिय थे वो कौन सा वर्ग था, वो योद्धा वर्ग था। और ये इनको जनता का रक्षक माना जाता था और ये लोग राजा के चुनाव में अपनी एक अलग भूमिका निभाते थे। वैश्यों ने व्यापार, कृषि और अलग अलग तरह के दस्तकार कार्यों को करना शुरू कर दिया था जो ऋग्वैदिक काल से ही चले आ रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये लोग एक प्रमुख करदाता के रूप में उभरकर सामने आए। फिर आता है शूद्र। 4 वर्गों की सबसे निम्न श्रेणी में शूद्रों को गिना जाता है और इनका काम था तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इस वर्ग के सारे लोग क्या हुआ करते थे, श्रमिक हुआ करते थे। और इस काल में स्त्रियों को निम्न दर्जा प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनको अच्छा खासा दर्जा दिया गया था। सभाओं में भाग लेती थी महिलाएं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों का सामान्यता क्या हो गया, उनको बहिष्कृत किया जाने लगा, उनका अपमान किया जाने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा जाता था, कृपश कहा जाता था। मीन्स कि पुत्री जो है वो दुखों का कारण है।
समाज कैसा था यहाँ का? पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी कौन होता था? पिता होता था। और स्त्रियों को सिर्फ पैतृक संबंधी के कुछ अधिकार दिए गए थे, इसके अलावा उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वो लोग जो दहेज में अपनी वस्तुएं लेकर आती थी अपने माता पिता के घर से मिली हुई, उसी पर उनका अधिकार हुआ करता था, जिसको वहतु कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में कर जो था, बलि था, जो एक स्वेच्छाकारी कर था, उसको उत्तर वैदिक काल में नियमित रूप से कर बना दिया गया था। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को यह आय का कौन सा भाग मिलता था? 16वां भाग मिलता था राजा की आय का। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गोत्र वह स्थान है जहाँ समूचे कुल को गोधन के एक साथ रखा जाता है, परंतु इस शब्द का एक अर्थ मूल रूप से क्या होता है? पुरुष का वंशज। मीन्स आप एक गोत्र में जन्मे हो, एक परिवार में जन्मे हो, आपको उन्हीं के कुल, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, वो एक आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। फिर आता है वैदिक काल के केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। चौथे आश्रम की अभी स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार 3 आश्रमों के बारे में किसने बताया था? ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया था। और चारों आश्रमों के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है? जबालो उपनिषद से मिलता है। फिर आती है इसकी अर्थव्यवस्था कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि और पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। कृषि और पशुपालन के जरिए यहाँ के लोग अलग अलग कार्य करते थे और उनका उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? लोहयस्क और कृष्णयस बोला जाता है। इनको कहाँ पे पहली बार खोजा गया था? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कृषि से संबंधित जो लोह उपकरण है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? कृषि बन गया था। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रिया, जुताई, बुनाई, कढ़ाई, मड़ाई, इन सब कटाई, मड़ाई, इन सब का उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और अथर्ववेद में पृथुवैन्य को हल और कृषि का आविष्कारक कहा गया है। फिर आता है पशुपालन का महत्व बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ये लोग खेती और पशुपालन करना सीख गए थे। और गाय और घोड़े का उपयोग कहाँ पे? आर्यों के लिए किया गया था। आर्य ही करते थे गाय और घोड़ों का प्रयोग। वैदिक साहित्यों से ही पता चलता है कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग अपने पशु, धन, संपत्ति, समृद्धि के लिए देवताओं की स्तुति किया करते थे। और इस काल में जो है यव, गौ, व्रीहि, गौनी जौ होता है, यव जौ होता है, व्रीहि धान को कहा जाता है, माड़ उड़द की दाल को, और गुदग मूंग को जो कहा जाता है, गोधूम गेहूं को कहा जाता है। मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से देखने को मिलता है। और काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का भी उल्लेख है, क्योंकि वहाँ पे लोहे का इस्तेमाल किया गया था और इसी कारण से खेती की जाती थी, जिसके बारे में काठक संहिता में उल्लेख है। फिर आता है इनका व्यापार वाणिज्य कैसा था। उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता कैसे आई? इनके व्यापार वाणिज्य की तीव्र गति से विकास होने की वजह से। और आर्य जो है वो सामुद्रिक व्यापार से भी परिचित हो गए थे। लोहे की खोज के कारण ही जो है इनका जीवन स्थायित्व से भरपूर हो गया था और ये लोग व्यापार वाणिज्य में समृद्ध होने लगे थे। शतपथ ब्राह्मण में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख मिलता है। सूद पर रुपए देने वाले को क्या बोला जाता था? बोहरा बोला जाता था, बोहरे। ये एक जाति थी जो लोग सूद पर पैसे देते थे, उधार पर।
उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था और सामान्य लेन देन के लिए वही बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। और मुद्रा के कैसे प्रकार थे? निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद, ये सारे मुद्रा के प्रकार हुआ करते थे। अब क्या है, एक श्रेष्ठी शब्द है जिसका उल्लेख कहाँ मिला है हमें? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। और वात्स्ययनी संहिता में क्या उल्लेख मिला है हमें? गण और गणपति, ये संभवतः किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? व्यापारिक संगठन के लिए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य बढ़ा और जो वैश्य थे वो व्यापारी वर्ग के रूप में उभर कर आने लगे। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग के लोग जो हैं वो टीन, तांबा, चांदी और सीसा से परिचित हो चुके थे। शिल्पियों में जो है रत्नकर जैसे कुछ अलग अलग वर्गों का स्थान ऊंचा था। इन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार दिया गया था। तैत्तरीय ब्राह्मण में करघा के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? वैमन शब्द का उपयोग किया गया है। फिर आता है इनका उद्योग और व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय में क्या था? अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे ये लोग। और वात्स्ययनी संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण में व्यवसायों की एक अलग से लंबी सूची मिलती है। ठीक है, व्यवसाय का विवरण में क्या आता है? ये लोग धातु शोधक थे, रत्नकार थे, बढ़ई थे, चर्मकार थे, स्वर्णकार, कुम्हार आदि अलग अलग श्रेणियों के व्यवसायिक थे। और इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा था? वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था। लेकिन यहाँ पे कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ये लोग ऊन, शज यानी सन, इन सब का उल्लेख मिलता है और इसी सब के ये लोग वस्त्रों का उद्योग करते थे। फिर आता है बुनाई का काम जो है बड़े पैमाने पर किया जाता था यहाँ पे, और ये काम कौन करती थी? स्त्रियाँ करती थी। रंगसाजी और कढ़ाई का काम भी स्त्रियाँ करती थी। ये लोग घर भी संभालते थे और कढ़ाई, बुनाई और रंगाई इन सब का कार्य भी करती थी। और सिलाई के लिए कौन सी अलग सी सूची मिली है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वही मृद भांड का निर्माण कार्य भी हो चुका था और इस काल में लाल मृद भांड अधिक प्रचलन थे। ठीक है, फिर आता है धातु शिल्प, एक बड़ा उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु को गलाने के उद्योग बड़े पैमाने पर दिखाई दिए हैं। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती थी। अब इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? धार्मिक व्यवस्था कैसी थी कि उत्तर वैदिक काल में धर्म का प्रमुख आधार क्या था? यज्ञ बन गया था। और इसके पूर्वज में बल्कि देखा जाए ऋग्वैदिक काल में क्या होती थी? सिर्फ मंत्रोच्चारण द्वारा ही आराधना को महत्व दिया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा भी शुरू की गई थी। यज्ञ और कर्म कांड भी होते थे। ठीक है, अलग अलग मंत्रों की जो है विधियां होती थी, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे। तभी तो ब्राह्मणों और पुरोहितों का जो है यहाँ पे अधिक वर्णन किया गया है और उनका पद भी बढ़ गया था। उपनिषदों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से यज्ञ और कर्म कांडों की निंदा की गई है उपनिषदों में। लेकिन इस काल में जो ऋग्वैदिक देवता थे, इंद्र, अग्नि और वायु, वो महत्वहीन हो गए थे क्योंकि इनका स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया था। अब क्या होता है? प्रजापति को यहाँ पे सर्वोच्च देवता कहा गया है और परीक्षित को कहाँ का देवता बताया गया है? मृत्युलोक का देवता बताया गया है। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कर्मकांड और अनुष्ठान जो है उस पर अलग अलग से वैचारिक आंदोलन शुरू हो गए थे, क्योंकि इसके बाद ही बौद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ था और वो लोग हिंदू रीति रिवाज, इन धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों के खिलाफ थे। और इसकी शुरुआत जो है उपनिषदों से की गई थी। ठीक है, उपनिषदों में पुनर्जन्म में को मोक्ष, कर्म के सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। ठीक है, फिर आता है निष्काम कर्म का सिद्धांत कहाँ से मिला है हमें? सर्वप्रथम ईशोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। और यम और नचिकेता संवाद हमें कठोपनिषद में मिलता है। और फिर वृद्धारण्यक उपनिषद में किसका संवाद मिलता है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का। अब उत्तर वैदिक काल में ही काफ़ी संप्रदाय जो है उनका उदय हुआ था, जिसमें वसुदेव संप्रदाय आता है और किसके का उससे 6 दर्शन भी रचित हुए थे। दर्शन कौन से थे? योग, जिनके रचयिता कौन थे? पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय,
गौतम। पूर्व मीमांसा किसने रचयिता था? जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण का था और वैशेषिक कनाद या उलूख का था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने इसमें काफ़ी शॉर्ट ब्रीफ समरी इसकी जो है डिस्कस की है लेटर वैदिक की, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही वास्ट है, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बिहाफ पे एक शॉर्ट समरी जो है बनाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका वैदिक लिटरेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।